हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। केस है, एक टीजीटी इंग्लिश का है और एक संस्कृत टीचर्स का है। ये दो अलग अलग केस है। क्या है कि डिपार्टमेंट अपने हिसाब से कुछ शर्तें बना के भेजता है और जो शर्तें डिपार्टमेंट ने बना के भेजी वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उन शर्तों के आधार के ऊपर उसकी भर्ती करता है। लेकिन बीच में कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति जिसकी सिलेक्शन नहीं हुई सामान्यतः वही उसको चैलेंज करता है कोर्ट में जाके, और वहां ये समस्याएं आती हैं। मैं आपको संस्कृत टीचर की बताता हूं। संस्कृत टीचर में 2012 में आप लोगों ने एक पॉलिसी बनाई। उस पॉलिसी में ये जो संस्कृत के शिक्षा शास्त्री और आचार्य इनको बाहर निकाल दिया और केवल MA संस्कृत और BEd इनको कॉम्पिटेंट रखा। हमारे पास बहुत से रिप्रेजेंटेशन आए और सब जो जानकार लोग थे उनसे हमने पूछा, उनका संस्कृत की शिक्षा के लिए तो MA संस्कृत की बजाय आचार्य संस्कृत ये ज्यादा एक प्रकार से निपुण है संस्कृत में। ऐसे ही BEd संस्कृत की बजाय शिक्षा शास्त्री संस्कृत वो ज्यादा निपुण है। 2012 से पहले यही था, 12 में आपने वो उड़ा दिया। हमने फिर 2017 में उन दोनों को फिर जोड़ा, शिक्षा शास्त्री और BEd को बराबर किया। सुन तो लो पूरी बात, तो पूरी बात सुन लो ना बत्रा जी बात मैं बता रहा हूं ना। जब मैं एक बात बता रहा हूं, संक्षेप खोल करके बता रहा हूं, पूरी बात तो सुनो। 2017 में ये पॉलिसी बदल गई, 2015 में एडवर्टाइजमेंट हुई। 15 में एडवर्टाइजमेंट होने के बाद इसका जो रिजल्ट आया वो 17 की पॉलिसी बढ़ने के बाद रिजल्ट आया। अब रिजल्ट तो हमारे हाथ में नहीं है, ये तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कब भर्ती करेगा, कब एग्जाम लेगा, कब रिजल्ट निकालेगा। रिजल्ट उसके बाद आया। अब ये सिलेक्शन वही हुई 2015 यानी 12 वाली, हमने सिलेक्शन वही की। लेकिन बाद में ये 17 की पॉलिसी वाले जिन्होंने कहा कि नहीं हमारा भी क्लेम बढ़ गया है क्योंकि 17 में ये पॉलिसी आ गई है, BEd के बराबर हम हो गए शिक्षा छात्री, ये कोर्ट में चले गए। एक बेंच ने पहले वालों के फेवर में दिया, दूसरे बेंच ने दूसरे वाले में दिया। इसका मतलब है कि इसमें 5 साल लग गए। 2016-17 से लेकर 2021 4 साल में ये घूम रहे हैं और हर एक का प्रेशर है। और अल्टीमेटली जैसे बाकी सब एम्प्लॉइज सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, 5 साल इस सुप्रीम कोर्ट में और लगेंगे। हमको बच्चों की पढ़ाई का भी मामला पता है, हमको उनकी नियुक्तियां भी करनी है। अल्टीमेटली हमें विचार ये आया, हमने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से पूछा, डिपार्टमेंट से पूछा, डिपार्टमेंट ने कहा हाँ हम इसको बिठा करके नई भर्ती अगर कर देंगे तो ये तुरंत हो जाएगी, वरना ये कोर्ट में कभी ये कभी वो कभी ये कभी वो, और ये 5 साल और लग जाएंगे। हमने नहीं लगेंगे। जो कारण था वो हमने खत्म किया ना, हमने कारण खत्म किया ना। भाई आपकी 2012 की पॉलिसी और 2017 की पॉलिसी, इनका जो कंट्राडिक्शन है वो मैटर था। जब हमने उस कंट्राडिक्शन को खत्म ही कर दिया कि अब जो भर्ती होगी 2017 पर होगी, 2012 पर नहीं होगी, क्योंकि 15 की जो सिलेक्शन यानी एडवर्टाइजमेंट थी उसको खत्म किया है। आज उसका करके एग्जाम उसका होने जा रहा है, डेट उसकी शायद। बत्रा जी अगर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब वो आंसर दे रहे हैं तो ये तो बार बार हर इशू के ऊपर आपने खड़ा होकर के पूछना है। देखिए मैं कह रहा हूं कि जब हमने एक निर्णय ले लिया, निर्णय लेना हमारी अधिकार क्षेत्र में है, हम बजाय 5 साल उसको और कोर्टों में धकेलें, हमने निर्णय लिया, कोर्ट बंद, आखिर हम एक निर्णय ले सकते, हमने ले लिया। अब नई भर्ती करेंगे और भाई फिर भी कोई जाएगा तो जाएगा, उनको जाएगा तो जाएगा। मैं कहता हूं 20 लग जाएंगे, हमने अपना काम करना करते रहेंगे। हमें काम ये ठीक लगा हमने कर दिया, वो काम अगर नहीं करते तो 5 साल और जाते। आज सरकार के नाते जो अधिकार हमारा है उसका उपयोग करना हमारा धर्म बनता है, हम करेंगे, जरूर करेंगे। ये क्या बात। और इसी प्रकार से टीजीटी इंग्लिश, वहां भी झगड़ा सुन लीजिए। मैं बहुत डिटेल में अध्ययन करके आता हूं चीजों का। झगड़ा क्या है, इंग्लिश के टीचर लगाने हैं। इंग्लिश में विवाद क्या खड़ा हुआ कि इंग्लिश इलेक्टिव वो होना चाहिए या इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए। अब इलेक्टिव देखने में तो इलेक्टिव तो ऐसा है कोई ले कोई ना ले, कंपलसरी का मतलब है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोर्ट ही उलझ गए इस बात में, डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी उलझ गए कि इलेक्टिव ठीक है या कंपलसरी ठीक है, और ये कोर्ट में ये चलते चलते 5 साल हो गए। इसको भी 5 साल कोर्ट में एक सब्जेक्ट को लेकर के कि शुड इट बी इंग्लिश इलेक्टिव और शुड इट बी इंग्लिश कंपलसरी, और फैसला ना तो डिपार्टमेंट, ना कोर्ट और ना यूनिवर्सिटीज सहमत नहीं है।
आखिर हमने उसको स्पेसिफाई किया कि अब दोनों ही, चाहे इंग्लिश कंपलसरी है चाहे इंग्लिश इलेक्टिव है, उसको लिख करके एग्जाम लेंगे, रूल्स बन जाएंगे बहुत जल्दी, डिपार्टमेंट बना रहा है, दोनों का लिखेंगे। जो आखिर एग्जाम तो बाद में भी होना है, उस एग्जाम में जो मेरिट में आएगा वो पढ़ा लेगा बच्चों को। एज रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन। अरे भाई अगर सारी बत्रा जी आप नहीं, मैं एक जवाब और आपसे पूछता हूं, अगर ये सारे विवाद अगर ये सारे विवाद न हो तो आप और कोर्ट ये मिलकर क्या करोगे? इतने सारे विवाद खड़े किए हुए लोगों ने, वो आप भी उसमें हिस्सेदार हैं, पिछली सरकारें भी हिस्सेदार हैं, गलती हमसे भी हो सकती है, ये विवाद सुलटाएंगे, ये समाधान करना हमारा काम है। हम समाधान की ओर बढ़ रहे हैं, वी आर गोइंग अहेड विद सॉल्यूशंस। अब एक विषय आता है आपका, वो भी आपने जोर शोर से उठाया, वो है महंगाई का। इस महंगाई के विषय में बात आई पेट्रोल और डीजल की मुख्य रूप से। मैं एक ही बात बताना चाह रहा हूं कि 2014 से लेकर 2021 तक 8 साल के आंकड़े मेरे पास है। इस 8 साल में पेट्रोल की बढ़ोतरी हुई है 12-13%। रोजाना बदलता है क्योंकि ये कंपनियों का रेट है, कभी 20 पैसे कम है, कभी ज्यादा है। ऐसे ही डीजल के रेट हैं 25 से 30%। और इसी प्रकार से अगर मैं तीसरा आंकड़ा बताऊं आपको, वो है फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का जो बढ़ोतरी है वो 24 से 30%। और मैं कहता हूं 8 साल में इन्फ्लेशन रेट को आप देख लें तो 8 साल में कोई भी चीज 30%, 35%, 40%, ये एक लॉजिकल इंक्रीज है। कोई चीज होगी, हम चाहे अपनी इनकम देख लें, सबकी सैलरीज देख लें, सबके खर्चे देख लें, 8 साल का विषय हो गया। 8 साल में अगर 4-5% की बढ़ोतरी हर साल इन्फ्लेशन रेट, सबको डीए भी मिलता है, सब इन्फ्लेशन रेट भी होता है, अगर बाकी चीजों पर होगा, क्या फसल पर नहीं हुआ? क्या फसल के रेट नहीं बढ़े? क्या वो भी बता देता हूं आपको 8 साल में क्या क्या बढ़ाए हैं। तो इसलिए इसको केवल एक एक्सप्लॉयटेशन के लिए किसी को और किसी को भड़काना कि महंगाई हो गई। हाँ, इतना जरूर है, सुनिए, वो केंद्र सरकार का विषय है, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसके ऊपर टैक्सेस भी लगाए होते हैं, थोड़ा वैट हमने भी लगाया हुआ होता है, वो सारा हाँ, तो थोड़ा 5-7% बढ़ा था। वो तब बढ़ा था जब वो जब रेट काफी कम हो गए थे, बल्कि जब कम रेट हुए थे हमने उसको एक लोअर सीलिंग भी लगा दी थी कि अगर ज्यादा कम होंगे तो इतना रेट वैट का लेना ही चाहिए। अगर वो लेना बंद कर देंगे तो इसी पैसे में से सबकी तनख्वाहें देनी है, इसी पैसे में सबके खर्चे करने हैं। तब अर्धनग्न होके जो है प्रदर्शन किए जाते थे, और तब भी आप लोगों ने ही करे थे। अब आप कह रहे हो कि ये तो लॉजिकल है। ये आज 860 हो गया है, अब ये लॉजिकल हो गया। आज लॉजिकल हो गया, उस समय जो था वो बर्बादी की बात। मैं नहीं कहता लॉजिकल हो गया, लेकिन सीएम साहब और जो है आपका ये बैट और ये आप सारे लगा रहे हैं, कच्चे तेल की कीमतें जो है उनके बराबर का आप उनका कम कर दीजिए, कम से कम राहत तो मिलेगी लोगों को। किरण जी सुनिए, किरण जी, जो चीज हमारे हाथ में है, डीजल पेट्रोल में तो थोड़ा बहुत हमारे हाथ में है, गैस में तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम सब मिलकर के, अरे सब नहीं है नहीं ना, हाँ, अब सब मिलकर के प्रयत्न करें कि कांग्रेस की सरकारें भी कम करें, बीजेपी के कम करें, सेंटर इसमें कोई मूव ले, करो प्रयत्न, हम भी करते हैं, आप भी करो, कोई दिक्कत नहीं। विपक्ष आपके साथ देगा। एक विषय, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, समय साथ हो गया। तो आपको पहले कहा था कि सुनना तो पूरा सुनना। तो आपका तो 8 बजे है ना, भोजन 8 बजे है, उससे पहले नहीं भोजन। हाँ, 1 मिनट आप खड़े होकर निमंत्रण दे दो। मैं तमाम सदस्यगण, अधिकारीगण को सूचित करता हूं कि रात्रि 8 बजे मेरे निवास स्थान 48 सेक्टर 2 में रात्रि भोज का आपका निमंत्रण। अध्यक्ष जी, अभी समय 15 मिनट कर दो। ठीक है, 15 मिनट के लिए कोशिश करूंगा, मैं जल्दी खत्म करूंगा, और नहीं तो मुझे अभी 2-3 बार मौका और मिलना है बोलने का, मैं बाकी उस समय कर लूंगा। एक विषय
जो बहुत भारी मन से एक विषय में रखना चाहता हूं यहां। सारी रात नींद नहीं आई मुझे। कल महिला दिवस था और महिला दिवस सारे देश ने, दुनिया ने खूब अच्छे प्रकार से मनाया। विधानसभा में भी पूरे सत्र का संचालन ये समर्पित किया गया महिलाओं को। लेकिन यहां से जाने के बाद जब मैं टीवी देखता हूं, एक ऐसा भौंडा दृश्य, बंधुआ मजदूरों से भी बुरा महिलाओं के साथ जो व्यवहार किया गया। हमारे हुड्डा साहब, काद्यान साहब ट्रैक्टर के ऊपर बैठे हैं और उस ट्रैक्टर को खींच रही हैं हमारी बहनें, हमारी कांग्रेस की एमएलए बहनें खरीद रही हैं, और हमारी कलानौर की विधायक बहन शकुंतला खट्टक और हमारे ये ऐसे ही नहीं है, ऐसा ही नहीं है। और ये सिद्ध कर दे ये नहीं था, मीडिया झूठ नहीं बोलता, टीवी पर चला है। और ये बैठे थे वहां ट्रैक्टर के ऊपर। अच्छा होता मान लो इनको एक प्रदर्शन करना भी था, बहनें ऊपर बैठ जाती है, ट्रैक्टर खींचते, ये लगते आगे, ये उसको जैसा खींच रहे थे बंधुआ मजदूरों की तरह, ये बनते खुद एक बार, प्रदर्शन का मजा भी आता, पता भी लगता। बता दे मुझे, कांग्रेस के सारे विधायक ये दृश्य था कि नहीं था? ये दृश्य था। सारी रात में सो नहीं पाया हूं। शर्म करनी चाहिए। हम महिलाओं के कल्याण के लिए पता नहीं क्या क्या बातें सोचते हैं, एक से एक बढ़कर के। हमारी जेंडर रेशो, हमारी गर्भ में कन्याएं, उनको मारने का काम हरियाणा में होता था। हरियाणा को जाना जाता था कन्याओं को मारने वाला प्रदेश। हमने आज से 5 साल पहले उस पर काम शुरू किया। 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो हमारा 850 के करीब जेंडर रेशो था, अब वो वार्षिक जन्म दर जेंडर रेशो उसका 922 हो गया। और लगभग सारी डिटेल कब से शुरू हुआ ये वो बताओ आप। मैंने तो ये पता है मुझे। अब ये मत सोचो, देखो ये सरकारें तो आती जाती रहती हैं। मैं ये नहीं कहूं मैं ही बड़ा हूं, और आप ये मत सोचो मैं ही बड़ा हूं। प्रश्न ये नहीं है, हमने जिस अभियान से उस काम को किया, इस अभियान से आपने नहीं किया, कभी भी नारे लगाए आपने, कभी शुरू नहीं किया। हमने एक्शन लिए, हमने जेल में डाले ऐसे लोगों को, हमने, हमारे होम डिपार्टमेंट ने, हमारे बाल विकास विभाग ने, हमारे शिक्षा विभाग ने, हमारे होम डिपार्टमेंट ने, सबने मिलकर इस पर काम किया। इंप्रूवमेंट देखो, एनजीओ संस्थाओं ने भी काम किया। और केवल अपने प्रदेश में नहीं, जब यहां सख्ती होने लगी, लोगों ने एक रास्ता निकाला। आसपास के प्रदेशों के बाउंड्रीज पर जो डिस्ट्रिक्ट थे, वहां जाकर के गर्भपात करने लग गए सब लोग। आज जो है, मैंने सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा, सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने उसमें सहयोग किया। और आज बाउंड्री के ऊपर भी जो डिस्ट्रिक्ट हैं, वो भी हरियाणा पुलिस इस काम के नाते से, कोई डॉक्टर के पास वहां गाड़ी जाके खड़ी हो जाए हरियाणा के नंबर की, थर थर कांपते हैं कि हमारे यहां कोई ऐसा केस ना आ जाए, हमको फंसा देंगे। 350 से ऊपर पुलिस के केस बने हैं, लोगों को अरेस्ट कराया है। तो इसलिए ये काम शिद्दत से होता है। ये काम ऐसे कहने से, नारे लगाने से नहीं होता है। हमने इसको किया है। हमने 40 से 50,000 बेटियां जो गर्भ में मरने वाली थी, उनको बचाया है। आज से नहीं है, लगातार 5 साल से कह रहा हूं। आप भी कहेंगे हर बार कहते हैं, हर बार इसलिए कह रहा हूं कि मुझे, मेरे एक संतोष का विषय है। लेकिन महिला का सम्मान महिला लिए सर्वोपरि है। एक बात की और तकलीफ में कम से कम ये महिला दिवस पर एक नहीं, सुनिए, एक अपना कष्ट और साझा करना चाहता हूं। तो अपने ये जो इतना सारा बलात्कार हो रहे हैं खुले आम जो है बेटियों के ऊपर, उसके ऊपर भी अंकुश करिए। मैं वही वो रखने वाला हूं। भी उनके ऊपर भी जो भी है, जो नेक्सस है, उस पर भी करिए। मेरी बात पूरी हो रही है, उसी पर बोल रहा हूं। वो भी तो नारे आप दे रहे हो, और आज उसके नारे। अरे किरण जी, उसी पर बोल रहा हूं मैं, उसी पर। मुझे पहले बोलना दो, फिर बोलना। मैं क्या कह रहा हूं, मुझे पहले बोलने दो। इसी विषय पर बोल रहा हूं। इस विषय में कुछ रह जाए तो फिर बोलना, इस विषय पर कुछ रह जाए तो बोलना। मैं एक कष्ट, एक व्यथा मेरी भी है ना, वो सुन लो ना पहले। नहीं, एक व्यथा और रख रहा हूं मैं, सुन तो लो। मैं वही तो कह रहा हूं।
उस पर बताऊंगा, कल बताऊंगा। देखिए, कोई राजनीति करने की जरूरत नहीं है इसमें। मेरी अगली बात तो सुन लें। मेरी अगली बात सुन लें। अरे मेरी बात अगली बात सुन लो, पहले सुनो। ऐसा जिद नहीं किया करते गीता जी, जिद नहीं किया करते। सुनो पहले, मेरा एक और व्यथा सुन लो, मेरी व्यथा एक और सुन लो। देखिए, महिलाओं के लिए आपने काम नहीं किया होगा ऐसा मैंने नहीं कहा है, लेकिन कोई रिजल्टफुल काम करने के लिए सब करते हैं। हमने खूब किया है। हमारे मन में जो पीड़ा थी वो भी आपको बताई है, वो कल के एक दिन की बताई है। महिलाओं के बाकी हमने उनके लिए भागीदारी 50% सुनिश्चित की है, पढ़ाने के लिए कॉलेज खोले हैं, बाकी सब क्या, वो सब मैं बता सकता हूं। लेकिन मैं केवल एक व्यथा, और व्यथा है वो महिलाओं के विरुद्ध अपराध, जिस बात को किरण जी रखना चाह रही हैं। देखिए, इस विषय में मैं बिल्कुल स्पष्ट स्वीकार करने के लिए तैयार हूं कि यह विषय केवल सरकार की कानून व्यवस्था का विषय नहीं है। यह विषय सरकार की कानून व्यवस्था उसका एक पार्ट है, इससे ज्यादा ये सामाजिक विषय है। रेप हो रहे हैं या किसी महिला को छेड़खानी की जा रही है, ये सारे सामाजिक, जब तक तौर पर हम जागरण नहीं करेंगे, जब तक हम संस्कारित नहीं करेंगे, जब तक शिक्षित नहीं करेंगे, इसमें सरकार तो अपना काम जितना करेगी, लेकिन इस सारे में मुझे सबके समर्थन की आवश्यकता है, इंक्लूडिंग अपोजिशन, इंक्लूडिंग एनजीओस, इंक्लूडिंग वुमेन, इंक्लूडिंग मेन, इंक्लूडिंग नौजवान, नवयुवतियां। इसमें कोई बैठ करके हम लोग ऐसा एक कार्यक्रम बनाए पूरे प्रदेश में, कम से कम एक इस विषय को लेकर के हम राजनीति से उठ करके बनाए। जो आप सुझाव देंगे वो करने के लिए हम तैयार हैं। मुख्यमंत्री जी, आपने नाम ले कहा कि महिला दिवस पे बहनें ले जाती, हम ट्रैक्टर बैठे थे, ठीक कहा, ठीक कहा था, नहीं विषय कहा आपने शुरू किया मैंने, ठीक कहा। क्यों बैठे थे, ये क्यों चला रहे थे? क्योंकि रसोई का खर्च किस पे पड़ता है, डीजल महंगाई के थे, महंगाई इसकी गैस की क्या कीमत हो गई, किसकी क्या कीमत हो गई, ये तो बहनों की तकलीफ है ना, उनकी तकलीफ नहीं आती तुम्हारे को। मैं आपकी बात मान गया। ये तो ये कह रहे हैं कि ट्रैक्टर के ऊपर इनको बैठाते हैं। अरे सुनो, मैं आपकी बात मान गया, मैं आपकी बात मान गया, लेकिन अगर बहनों को तकलीफ है तो उसमें से ये कहां से निकल आया कि बहनों को और तकलीफ दो और उनको बैल की तरह जुटाओ? बहनों को आप चलाते, आप उसका विरोध प्रदर्शन करते, ट्रैक्टर चलाते, पैदल होकर चलाते, लेकिन आप उसमें जुटते, आप उसमें बैल की तरह जुटते। नहीं, मुझे आती, मुझे खूब आती। इनकी वो बॉर्डर पे बैठी है, इस दिन महिला बच्चों को लेकर वो तकलीफ नजर नहीं आती। इस दिन एक नेता तो बिजली का कनेक्शन काट दिया, उनका तो पानी का कनेक्शन काट दिया, शौचालय उठा दिए जो महिलाएं बैठी हुआ। मैं कहता हूं, एक नेता इक्वल टू द हाइट ऑफ चीफ मिनिस्टर, जब वो बैल की तरह जुटता और ये बहनें हमारी ऊपर बैठती, इससे ज्यादा आपको लाभ मिलता। ये मैं आपको बता रहा हूं, इससे ज्यादा लाभ मिलता। अभी विषय में रखूंगा वो है एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। केवल कुछ आंकड़े बताऊंगा, मुझे कोई तर्क नहीं देने। उन आंकड़ों के बारे में अगर कोई अनुचित बात लगती हो तो मुझे लिखित में देंगे, मैं फिर उत्तर दे दूंगा उसका दोबारा। पहली बात तो के दिन 7 कॉलेजेस मेरे संज्ञान में जो आपने महिला कॉलेजेस किए थे, और मेरे गोरीवाला में एक महिला कॉलेज, और दुर्भाग्यपूर्ण बात है वो 1 हफ्ते बाद उसको कोएड कर दिया गया। 1 हफ्ते बाद बड़े शान शौकत से सारे पार्टियों के लोगों ने जाकर वहां के लोगों की डिमांड थी। नहीं, डिमांड महिला कॉलेज की थी जी, उसको नहीं, मेरे पास डिमांड है, वो लिखित है, बता दूंगा मैं आपको। वो आपने उद्घाटन किया तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं कह रहा हूं इसकी चर्चा नई कॉलेज का, तो मैंने ये कहा अभी भी महिला कॉलेज जो कोएड बनने के लिए रिक्वेस्ट आती है तो उसको बनाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनाते हैं। इसलिए आपने किया तो उसके 1 हफ्ते बाद उसको चेंज कर दिया गया। ये बताओ, डबवाली में किसी में कोएड, बंगाली में
क्योंकि वो पूरे उनके एडमिशन होते ही नहीं केवल अगर तो इसलिए कोएड कराया। अब चलो एक माइनर चेंज कोई किया होगा तो बता दूंगा आपको मैं। चलिए देखिए, मैं आंकड़ा ये कि अभी पहला विषय 75% आरक्षण वाला जो प्राइवेट सेक्टर में किया है, इसकी सबने प्रशंसा की है, इसमें किसी का विरोध नहीं है। एक जो विरोध आ रहा है उसको आज मैं दुरुस्त कर रहा हूं सदन में, एक घोषणा करके, एक सदन में घोषणा करके। रुको, अरे रुको तो मैं बता तो रहा हूं। नहीं, यूनानिमस नहीं कहा मैंने। चलिए उसको आपकी बात को नोट कर ली। आपकी बात नोट कर ली, आपकी बात नोट कर ली। अब इसमें एक चीज की जो सुनो भाई, एक आपत्ति इसमें जो आई है उसको मैं दुरुस्त कर रहा हूं। दुरुस्त क्या कर रहा हूं कि ये कहा गया कि इसमें डोमिसाइल जो है वो 5 वर्ष कर दिया 15 से। सुन लो, जिसके कारण से अनुसूचित जाति के लोगों की रिजर्वेशन वाले लोग बढ़ जाएंगे। बैठ तो सही मैं बता रहा हूं ना, सुन तो, वो बढ़ जाएंगे क्योंकि जो बाहर के प्रांतों के अनुसूचित जाति के लोग 5 वर्ष से आएंगे तो वो भी अपना डोमिसाइल बनवा लेंगे। मेरा इतना ही घोषणा है कि सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन के जो मापदंड, जो पैरामीटर, जो नोटिफिकेशन पहले है वही रहेगा, वो 5% नहीं होगा। नहीं, कोई नहीं, हम कर लेंगे क्योंकि सरकारी नौकरियों में नियम लागू नहीं होते, केवल प्राइवेट सेक्टर का है। अरे भाई, अब माध्यम से उनको जो बेनिफिट्स देते हैं, तो हमारी जो सोशल सेक्टर की स्कीम्स हैं उस पर भी पूरा बोझ पड़ेगा। तो क्या हमको बेनिफिट देंगे कि नहीं देंगे? नहीं, वो केवल प्राइवेट क्षेत्र के लिए। सरकारी कोई योजना है उसका लाभ वही 15% का कंडीशन है वो रहेगा। तो इसमें आपने उसमें शब्द मुख्यमंत्री जी आपने उसमें मेंशन नहीं किया है। ही विल बी अगर 5 साल का है तो ही विल बी द बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ द स्टेट, ये लिखा है केवल। तो अमेंडमेंट कैन बी मेड इन दिस आल्सो बिकॉज इट हैज बीन रिटर्न की 15 की बजाय इट विल बी 5 एंड ही विल बी द बोनाफाइड रेजिडेंट। कानून में, हरियाणा के कानून में कहीं भी ये डोमिसाइल 15 साल का शब्द भी नहीं लिखा हुआ, केवल हमारा पॉलिसी मैटर है। मैं बता रहा हूँ, आप निकाल कर लाइए। मैंने अभी 5-6 निकलवाए जी, मेरा फोल्डर मैंने बाहर रख दिया। हाँ, मैं बता रहा हूँ। हाँ, कोई उसमें 15 साल का एक्ट में कहीं लिखा हुआ नहीं है, केवल एक पॉलिसी नोटिफिकेशन होता है। उस पॉलिसी नोटिफिकेशन में पहले 15 साल है। प्राइवेट उद्योग के लिए हमने 5 साल वालों को मान लिया क्योंकि इसमें बहुत सी चीजों का विरोध, आखिर इंडस्ट्री का विरोध है, वो भी हमको देखना है। ऐसा ना हो कि एक तरफा हम चल पड़े, कल को जिनका रोजगार दिलाना रोजगार देने वाला ही कोई ना हो तो क्या करेंगे। इसलिए दोनों का बीच का रास्ता हमको निकालना है। तो बीच का रास्ता ही निकाला क्योंकि आज बहुत ऐसे लोग हैं बाहर के प्रदेशों से जो 10 साल से 15 साल से यह नौकरी कर रहे हैं। आखिर उनके बच्चे वो भी तो नौकरी करना चाहेंगे ना। तो अभी हरियाणा सरकार ने क्यों लिया है? केवल हरियाणा ने नहीं, इस तरह का भी फिक्की ने यह फैसला केवल हरियाणा ने नहीं, महाराष्ट्र का यह फैसला पहले से है, मध्य प्रदेश का फैसला है, ये आंध्रा का है, उड़ीसा का है, हरियाणा कर रहा है। में सर आपसे रिक्वेस्ट है, जो रिजर्वेशन हमें सरकारी नौकरियों में हमारा राइट है, आप प्राइवेट 75% आप प्राइवेट इंडस्ट्रीज में कह रहे हैं, तो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास का जो रिजर्वेशन है कम से कम प्राइवेट सेक्टर में उसको भी इंश्योर करने का काम करें। मान लीजिए सरकारी मिल नहीं रहे, प्राइवेट में मिलेंगी नहीं, डोमिसाइल आपने सर 15 से 5 कर दिया। आज तक भी देयर इज नो क्लैरिफिकेशन ऑन दिस। चलिए आपने 5 साल किया तो हरियाणा के बाहर के शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास आ जाएंगे, हमने एक रिजर्वेशन कोटा वैसे ही खा जाएंगे, वैसे ही इतनी ज्यादा दिक्कतें हैं। सुनो बहन जी, सुनो, हमने नहीं नई जॉब भी आएगी, नई इन्वेस्टमेंट भी आएगी, नई फैक्ट्रियां भी लगेगी। और अगली बात सुनो ना, देखिए अभी एक प्रोविजन पॉलिसी है ये, इस प्रोविजन पॉलिसी में साल के बाद हमको लगता है कि इसका कोई नुकसान हो रहा है, बदलने में देर क्या लगती है, हम बदलेंगे 1 मिनट में, हमारे ऊपर कोई प्रेशर थोड़ी है, कोई प्रेशर नहीं है, बदल लेंगे। अपने प्रदेश के इंटरेस्ट में जो पॉलिसी बनाने की वो बनाएंगे।
देखिए इस मामले में मुख्यमंत्री जी समय हो 15 मिनट एक विषय 15 मिनट के लिए और बढ़ा। हाँ देखिए सब विषय अलग अलग है, ये अलग अलग विषय देखिए मेरा ये कहना है कि स्टेट के इंटरेस्ट में जो उचित होगा वो जरूर करना चाहिए। और कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसके अलग अलग मत होते हैं, किसी का कोई मत है, किसी का कोई मत है। उस समय कोई एक जब निर्णय लिया जाता है, कुछ समय उस निर्णय के हिसाब से चलेंगे। लगता है कि ये निर्णय प्रदेश के हित में नहीं है, निर्णय बदलने में आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इतना ही है कि जो नहीं कोई नहीं करेंगे, हम देखेंगे। 2-3 विषय और मैं छोटे छोटे लेकर के इस बात को खत्म करता हूं। एक ये एम्प्लॉयमेंट का ही विषय है। रोजगार के नाते ये जो कहा गया कि गेट की जो वेटेज है, देखिए 2 साल पहले हमारे इंजीनियरिंग स्टाफ बहुत कम हो गया था। उस इंजीनियरिंग स्टाफ के भर्ती करने में कठिनाइयां आ रही थी। एक सुझाव ही आया कि गेट का जो एग्जाम होता है, एक ऑल इंडिया एग्जाम होता है। गेट का इंजीनियरिंग का जो एग्जाम होता है, ये हायर एजुकेशन में जैसे बाकी मेडिकल के होते हैं, ऐसे गेट का होता है। गेट में जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले जाते हैं वो तो ले ही जाएंगे। उसी एग्जाम को हमने मान्यता दी कि उसमें मेरिट के अनुसार अगर कुछ बच्चे यहां नौकरी लेना चाहते हैं तो उस मेरिट के, क्योंकि मेरिट हमारा पहला पैमाना है, मेरिट में अगर नया एग्जाम लेंगे तब भी वही आएंगे। उनको दोबारा फॉर्म भरना है, दोबारा उनको अपनी योग्यता सिद्ध करनी है। हम किसी को रोक नहीं सकते क्योंकि ये सरकारी नौकरी है। और सेक्शन आर्टिकल 14 में एक सारे देश के लोग आगे भर सकते हैं। तो गेट का एग्जाम और हमारा एग्जाम अंतर नहीं है। जब उनकी भर्ती की गई तो एक बात का ध्यान में रखा है कि गेट की वेटेज वो 80% होगी, 20% हरियाणा का सोशो इकोनॉमिक का वेटेज उसको मिलेगा। उसी पर हरियाणा के व्यक्ति को मिलेगा, वो बाहर के व्यक्ति को नहीं मिलेगा। अर्थात हरियाणा के व्यक्ति को 20% का तो अपडेशन मिल ही जाता है। फिर इसमें जो ये प्रचार किया गया कि हरियाणा के लोग बहुत कम है, 155, एक मिनट तो बात पूरी सुना करो, फिर उसके बाद मैं बैठ जाऊंगा, आप खड़े हो जाना, विषय पूरा होने दो। 155 एसडीओ में से हरियाणा के 85 है, मोर देन हाफ। जबकि कहा यह गया कि 80 में से 22 हरियाणा के हैं। क्यों कहा गया? 3 लिस्टें होती है, जनरल है, एक एससी, एक बीसी है। हमारे कुछ बंधु जनरल वाली का तो प्रचार करते हैं, एससी बीसी 100% हरियाणा के होते हैं, उसकी बात नहीं करते। इसका मतलब क्या एससी बीसी को हरियाणा का मानते नहीं है? क्या एससी बीसी हरियाणा के हैं कि नहीं है? तो फिर हरियाणा है। प्रश्न दूसरा है, अप्लाई करें ना करें। जब हरियाणा के सारे बच्चे इतने % हैं तो उसमें एससी भी होंगे, बीसी भी होंगे, जनरल भी होंगे। लेकिन ये विषय ठीक ढंग से रखना चाहिए। आप ये कहें कि हाँ 155 में से 85 कम हैं और बढ़ाना चाहिए, उसका प्रकार कोई देखा जा सकता है। लेकिन हर समय प्रचार ये करना, जैसे दूसरी बात को गोल कर देना कि 28 में से 22 है, 66 नहीं आए, 66 बाहर के हो गए। अरे भाई सारे हरियाणा के वो भी हैं। आखिर उस 88 में से 22 आए हैं तो आपकी आबादी तो हरियाणा की 3% है और वो 25% फिर भी आए हैं। ये सारे देश के वैसे भी आ सकते हैं। आज इंजीनियरिंग स्टाफ में आपके सारे देश के लोग आते नहीं है क्या? जो क्लास 1 के ऑफिसर हैं वो बाहर के भी हैं, यहाँ के भी हैं, पहले भी हैं। आपके IAS, HCS, HPS, IPS सारे देश के हैं। ऐसे ही क्लास 1 के सारे देश के हैं। अरे नहीं, वो प्राइवेट नौकरी में वो भी 50,000 रुपए से नीचे की सैलरी के क्लास C और D है। जो भी विषय रखे गए हैं उसकी कल मैं अपने उत्तर में उस सारे विषय को आपके सामने रखूंगा। वैसे बहुत विषय आ गए हैं, ना चाहते हुए भी किसी न किसी रूप में किसी ने शुरू किया, किसी ने जवाब दिया, वो सब आपके सामने रखा जाएगा। किसानों को गन्ने की पेमेंट का जो विषय आया है, अब ये गन्ने का विषय खास करके कुछ हमारे बंधुओं ने 2 मिलों की चर्चा की है, एक नारायणगढ़ शुगर मिल और एक यमुनानगर शुगर मिल। जहां तक नारायणगढ़ शुगर मिल का विषय है, हमने जो उसका अध्ययन किया है, प्राइवेट मिल है, लेकिन प्राइवेट मिल होने के बाद भी हमारी चिंता किसान की है। क्योंकि लगातार अगर कोई मिल घाटे में जा रही है तो शायद घाटे वाला मिल बंद करके कभी भाग जाएगा। आखिर किसान का क्या होगा? किसान की पेमेंट वो कौन करेगा? उसका अगला गन्ना वो कहां जाएगा?
और ये मिल घाटे में 2013 से है। अगर ये 2013 में संभाल ली गई होती तो शायद ये समस्या ना आती। लगातार उसका 3 साल जब हमने अध्ययन किया और 2016 में जब हमको लगा कि इसको अगर नहीं संभाला गया तो किसान भी दुर्गति में आएगा, उसको हमने संभाला, उसको कुछ कर्ज दिया, हरको बैंक से कर्ज दिया और साथ में यह कहा कि अब ये सरकारी अधिकारियों की देखरेख में ही चलेगी। आज वहां के चेयरमैन उस मिल के डिप्टी कमिश्नर हैं, वहां जो फाइनेंशियल काम देखने वाले वो हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट के एमडी हैं और जो मिल के एमडी हैं वो भी हमने एक एचसीएस अधिकारी को वहां लगाया है। ध्यान में ये आया कि उस साल में भी, जिस साल ही पहले साल लगाया, तो कई चीजें रेट के अंदर गड़बड़ करके फर्जी कंपनियों को चीनी बेचकर या जो खरीद की गई वो हायर रेट पर दिखाकर 25-26 करोड़ रुपए का साल में घाटा ये 2015-16 में भी हो गया। क्योंकि हमने जो संभाला तब तक तो पहले चल रहा था, प्राइवेट मिल है, बहुत अंदर तक जाने का हमारा तो कोई कारण बनता नहीं था, लेकिन जब रीपेमेंट्स वापस नहीं हो रही थी तब उसके घुसे। आज स्थिति है कि वो घाटे अब नहीं होने दे रहे हैं, बल्कि इस साल में 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट उसमें जाएगा। 60 करोड़ रुपए का उसकी जो किसानों की पेमेंट है वो बकाया चल रही है पिछली, इस बार वो 60 से 50 हो पाएगी। उसमें एक बिजली निर्माण करने का प्रोजेक्ट, वो भी जब उन्होंने लगाना चाहा, हमने कहा इसमें से इनकम होगी, उसका भी समझौता थोड़ी चाहे सहूलत देके हमको करना पड़ा, लेकिन उसका हमने करवाया है इसलिए कि किसान की पेमेंट। और हां, प्राइवेट मिल वाले जब घाटे में जाने लगे, क्योंकि हमारे गन्ने की कीमत हमको मालूम है देश भर में सर्वाधिक है, 350 रुपया गन्ना ये देश में कहीं नहीं है। अब अगर चीनी का रेट बढ़े तो हमको और बढ़ाने में भी आपत्ति नहीं है। आखिर तो चाहे हमारी शुगर मिलें कोऑपरेटिव है, प्राइवेट है, इनकम तो शुगर में से ही है। अब उसके साथ एथेनॉल है, पावर जनरेशन प्लांट है, ये लगने लग गए हैं, इनकम बढ़ेगी, लेकिन तो भी एक उसका एक एंटरप्रेन्योरशिप है ये, तो उसमें फिर भी हमने सारे देश भर में चीनी का जो गन्ने का जो रेट है वो नंबर 1 पर है आज भी। और उस मिल को जब तक सरकार का लोन है, जब तक किसानों का पेमेंट बकाया है, हम अपना कंट्रोल रखेंगे, कहीं किसी किसान को तकलीफ नहीं आने देंगे, ये हमारी गारंटी है। जहां तक यमुनानगर सरस्वती शुगर मिल, वो भी एक प्राइवेट शुगर मिल है, उसके लिए कहा गया, जब हरियाणा में बात पकड़ में नहीं आई तो यूपी को उठा के ले आए कि यूपी का जो किसान है वो सस्ता उनसे लेते हैं। भाई सस्ता ले महंगा ले, मेरी जिम्मेवारी, मेरी गारंटी हरियाणा के किसान की है। क्या हरियाणा के किसी किसान का बॉन्ड जो वहां भरा गया है, अगर वो न ले तो शिकायत करनी चाहिए, एफआईआर करानी चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अगर यूपी से कोई गन्ना सस्ता लेता, महंगा लेता है, वहां तो सारा गन्ना ही सस्ता है। हमारे यहाँ के एमएसपी के बराबर उनका है ही नहीं है। अब कोई व्यापार उसका ओपन अपना काम है उसका, वो उसको कम दे, ज्यादा दे, फ्री दे, डबल दे। हमारा रोल हरियाणा के किसान के हित में ये पूरा करें। तो इसलिए देखिए, शुगर मिलों का आपके समय से ही, मैं तो आज बनाया नहीं है, उनका एक दायरा होता है, एक बॉन्ड का भरने का कमांड एरिया होता है। कमांड देखिए, अब आप फिर वही जाना चाह रहे हैं जहां के लिए मैंने कहा भी कल जाएंगे। गीता जी, आज फिर वहां जाना गीता जी, हर चीज में आप इंटरफेयर करते हैं। जो आप बात कह रहे हो गन्ने की, नहीं तो बता रहे हैं, गन्ने की जो बात कह रहे हो ये बिल्कुल विपरीत बात करें। हरियाणा में जो बॉन्डिंग है वो जितना गन्ना बोते उससे कम होती है, और हरियाणा का किसान यूपी में ले जाता है, वहां बेच के आता है सस्ता। ये पता कर लो आप। अगर ऐसी कोई शिकायत हमारे पास इस एरिया की आएगी तो मैं बता रहा हूं। नहीं, देखिए खुली किताब नहीं है। मैं कोई आप लाके दो, कोई उसके लिए आलोचना के लिए नहीं कह रहा, लेकिन हकीकत रख रहा हूं। ये आपके जो आपने कहा इन मिलों का, हरियाणा का किसान, मैं आपको कह रहा हूं, प्राइवेट शुगर मिल जाता है, वो 1 साल पेमेंट नहीं देता है हरियाणा के किसान साहब। मैं आपको कह रहा हूं, यहाँ बॉन्डिंग का बदलाव, जितना किसान बोता है उसकी बॉन्डिंग करो। मैं आपको क्या कह रहा हूं, हर एक मिल का एक कमांड एरिया होता है। शिकायत की गई है यमुनानगर मिल की, अगर यमुनानगर मिल का जो कमांड एरिया है वहां के किसानों की कोई शिकायत तो आप ला के दें, हम उनको निश्चित रूप से हम कहेंगे कि भाई हमारे हरियाणा के किसान का बॉन्ड ना करके आप उत्तर प्रदेश से क्यों लाते हो। एक एक मिल का कमांड एरिया तय किया हुआ है। हाँ, मैं कह रहा हूं वो तो पहले जिसकी शिकायत सुनिए, अब मैं बाकी मिलों की, हालांकि कोई विषय आया नहीं था, मैं बात कर देता हूं।
हाँ नहीं, मैं बता रहा हूं ना, जो विषय आपने उठाया उसी को बता रहा हूं। हमारी कोऑपरेटिव मिल्स हैं 10 हैं, 11 हैं, कितनी 10 हैं। तो इन सारी शुगर मिलों का बहुत पहले से लगी हुई है, कोई 20 साल पहले, कोई 15 साल पहले, कोई 10-15 साल से ही पहले लगी हुई है। इनका अपना जो उस समय एरिया था, जो क्रशिंग की उनकी कैपेसिटी थी, वो अब प्राय सब जगह कम हो गई थी। हमने आने के बाद पलवल की कैपेसिटी बढ़ाई, सोनीपत की कैपेसिटी बढ़ाई, करनाल की कैपेसिटी बढ़ाई, पानीपत में नई शुगर मिल लग रही है, शायद किसी और की बढ़ाई होगी, जहां जहां से, हाँ इसकी अपने असंध की कैपेसिटी उसको रेनोवेशन कर रहे हैं। तो जैसे जैसे शुगर मिलों की कोई स्थिति ऐसी ध्यान में आती है, उनकी कैपेसिटी भी बढ़ रही है, रेनोवेट भी हो रही है, और जैसे रेनोवेट होती है उस एरिया को उसमें बढ़ाया भी जाता है, ऐसा कोई कठिनाई नहीं है। फिर भी किसी क्षेत्र में गन्ना ज्यादा बचता है, बहुत ज्यादा, तब कोई एकाध स्थिति कहीं आती होगी। अब गन्ना पिछले दिनों परवल की शुगर मिल खराब हो गई, अब खराब होना तो किसी के हाथ में नहीं है। वहां का गन्ना हमको सोनीपत, गोहाना, आपका भाली, आनंदपुर, रोहतक, महम, इन सब जगह पर लेके गया, भिजवाया सब जगह हमने। तो ये सारी स्थितियां हर साल आप भी करते रहे, हम भी करते रहे, किसान को इसमें परेशानी कभी होने नहीं देते हैं। अकस्मात कोई चीज कहीं हो जाए, उसका प्रबंध उस समय किया जाता है। इसी प्रकार से बात आई, एक जानकारी देना चाह रहा हूं कि करनाल की जो शुगर मिल है, वो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उसका रेनोवेशन चल रहा है, उसकी बल्कि नई मशीनरी सारी लगाई जा रही है, बॉयलर उसकी टेस्टिंग हो गई है। 30 मार्च तक वो मिल नए मिल के अंदर उसको प्रारंभ कर दिया जाएगा। ये एक जानकारी आपको मैं दे रहा हूं। विषय किया गया कानून व्यवस्था का। देखिए, कानून व्यवस्था में कल एक आंकड़ा यहां शायद हमारे कुलदीप वत्स जी ने पढ़ा। अब उन्होंने जो आंकड़ा दिया, मुझे नहीं मालूम वो कहां से लेकर के आए। उन्होंने कहा कि 67,000 केसेस 2019 में हुए थे, अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग हैं, और अभी 70,000 पार कर गया। ऑफिशियल आंकड़ा दिसंबर 2020 तक का जो रिलीज हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी, सदन का समय 15 मिनट के लिए और आगे। अभी तो 3 विषय हुए मेरे, अभी आधा घंटा इतना सारा बोले हैं ये। नहीं तो आधा घंटा और कर दें। हाँ, आधा घंटा और करें। आधे घंटे के लिए और बढ़ाया जाता। मैं तो चाहूंगा, आप कह दो, हाथ खड़े कर दो कि हम नहीं सुनना। नहीं, आप कह दो, बस बहुत हो गया, कह दो। पिछली बार भी यही किया था आपने, पिछली बार भी आपने यही किया था। मेरा ये कहना है कि हम एक जिम्मेवार विपक्ष का रोल करें, या तो बोले नहीं, कोई आलोचना करे नहीं, मैं विषय वही रख रहा हूं जो 2 दिन में उठाए गए हैं, यानी और कोई नया विषय नहीं। हो सकता है उसमें से कुछ रह जाए, क्योंकि इतना बड़ा ये विषय होता, सारा विषय बोला नहीं जा सकता। जो अभी तक बोला है वो सब आपने जो बोले वही हैं। आप तो एक लाइन में बोलेंगे, लेकिन हमको तो उसका जवाब पूरा देना है, चाहे उसके एक पेज भर जाए, तो जवाब तो पूरा देना पड़ेगा। तो इसलिए आपने क्राइम की बात कही, मैं आंकड़ा ही देख के खत्म करता हूं कि पिछले साल 2019 का जो आंकड़ा है 63 का है, जो उन्होंने 67,000 बताया, और 2020 का यह आंकड़ा 60,274 है। 9,000 केसेस 2020 में कम हुए। ये आंकड़े से ही बाकी सारी बातें इसको एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं। तो फिर कोरोना में वो आपके सदस्यों को बोलने की जरूरत क्या थी कि ये 67,000 से 70,000 पार कर गया? ना बोलते वो। मेरा कहना है कि वो ना बोलते। क्यों बोला उन्होंने? मैंने तो इसी उत्तर दिया, मैं नहीं देता उत्तर इसका, मैं इसका उत्तर कभी नहीं देता। एक बात वरुण चौधरी जी ने कही, नहीं बयान नहीं, आपने जो अपना छप के दिया, नहीं आप, मैंने नहीं चेक कराना, आप कहीं बयान आपको उपलब्ध है, उसका कोई ऑथेंटिसिटी तो लेके आओ। मुझे तो डीजीपी ने ये रिपोर्ट दी है, ये रिपोर्ट डीजीपी ने दी है, मैं कैसे नहीं लेके आया? मैं क्या कर रहा हूं? जो डीजीपी ने मुझे दिया वो आपको बोला है। आपके पास उनका कोई रिकॉर्ड ऐसा हो जो उन्होंने आपको दिया हो तो आप दो, वरना आपके बोलने से कोई अर्थ नहीं है। मेरा क्या कहना है, मेरा क्या इंडिविजुअल घटनाओं का चर्चा करेंगे, लंबा हो जाएगा। सारा प्रदेश है भाई, ऐसी बातों का आप कोई लिखित में मुझे दे देंगे, मैं उसका कोई बात उत्तर लेके जानकारी आपको दे दूंगा। वरना एक घटना तो बहुत होती है, एक जनरल चर्चा होती है। अरे जनरल चर्चा
ऐसा जनरल चर्चा होती है, बाकी आप एक एक इंडिविजुअल का तो फिर हर चीज में कुछ ना कुछ निकलेगा। मुझे सभी डिपार्टमेंट्स का सारा उत्तर देना आपको, और वो भी एक आधे घंटे में पूरा करना। एक बात कही हमारे वरुण चौधरी जी ने, पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत सुनवाई के लिए एक सेल बनाने की बात कही गई थी, बिल्कुल कही थी। पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बन गई है, उसके चेयरमैन लग चुके थे, दुर्भाग्य से उनका देहांत हो गया है। दोबारा उनके चेयरमैन हमने लगाने हैं, मेंबर लगाने हैं। पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, बीच में उसके रूल्स का विषय था, वो रूल्स कंप्लीट हो गए हैं और ये बहुत जल्दी इसका गठन हो जाएगा। एक विषय है हरियाणा सर्विस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। पहले जो मेरे पास उत्तर है वो पहले आप सुन लें। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में अब मैं छेड़ूंगा फिर थोड़ा सा परेशानी हो जाएगी, लेकिन सुन लेंगे और परेशान ना हो। गीता ने कहा कि अपने विरुद्ध भी कोई बात आए तो गुस्से में नहीं होना चाहिए, शांति से सुनना चाहिए। पीटीआई का किस्सा आप लोगों ने चलाया। पीटीआई का किस्सा ये ठीक सुप्रीम हाई कोर्ट के डिसीजन से शुरू होता है कि पीटीआई की भर्ती क्यों कैंसिल हुई। ये कोर्ट का डिसीजन है। जब कोर्ट का कोई डिसीजन होता है उसमें हमें उस डिसीजन के हिसाब से चलना पड़ता है, और न केवल हाई कोर्ट का डिसीजन, वो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट तक अपहेल्ड हुआ और तब वो भर्तियां रद्द हुई। रद्द होने के बाद जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा वैसा उन्होंने पालन किया कि यही जो कैंडिडेट्स हैं, इन कैंडिडेट्स का दोबारा से एग्जाम ले लिया जाए और उसमें उसी शर्तों पर हम लोग उनका लें, कोई नई भर्ती नहीं करें, कोई एज कट नहीं लगाएं। उसके अंदर 1700 कुछ कैंडिडेट थे, क्या नहीं है? पूछा कि क्या आपके पास वैकेंसीज हैं इनको एडजस्ट करने के लिए। गवर्नमेंट सेड नो, कोई इस टाइम कैडर भी नहीं है और उस टाइम आपके पास पोस्ट वैकेंट थी। वो बच्चे उस टाइम लग सकते थे, आपके पास पोस्टें थी, सारा सिस्टम खत्म हो चुका था। गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने जज में ऑफर किया एंड इट इज द प्रोसीडिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग में है कि क्या पोस्टें वैकेंट हैं, वहां पर आपका जवाब गलत किया। ये इसी वजह से इन बच्चों को आखिर में सुप्रीम कोर्ट रिलीफ नहीं मिला। में हम ठीक जवाब देते तो उनके नहीं होता पहली बात तो। लेकिन चलो जो भी है वो हो गया। लेकिन आपकी ये बात हो गई, ये बात पहली बात तो पहले तो भजनलाल की सरकार में 1800 सिपाही भर्ती करे थे, वो सुप्रीम कोर्ट से निकाल दिए, वो फिर हमने लगाए। उनका क्या कसूर है? अगर मैं गलती करूंगा, अगर मैं गलती करूँ, आप गलती करोगे तो लगने वालों की गलती नहीं है, मैं गलती करूंगा तो पीटीआई की क्या गलती है? मेरा कहना है कि ये गलती आपको अपने ओन कर लेनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने क्या लिखा है, हाई कोर्ट ने क्या लिखा है, अब मैं उसको अगर आप डिटेल में जाते तो उसको नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी ऊपर मोहर लगाई है। आप पहले क्या डिसीजन, मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन पर मोहर लगाई है। उन्होंने कहा आई अपहेल्ड द डिसीजन गिवन बाय हाई कोर्ट। डिसीजन में वार्तालाप क्या हुआ, तकरीर क्या हुई, क्या दलीलें दी गई, वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन आज भी सुप्रीम कोर्ट का आप डिसीजन उठा के देख लीजिए, उसके अंदर ऐसा कोई विषय नहीं। दूसरा जो हाई कोर्ट का है, उन्होंने कहा कि देखिए देयरफॉर ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स वर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। यानी पहले क्या करते हैं कि टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड फॉर ईच कैटेगरी, बट देयर आफ्टर ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स वर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू. And the reason assigned for taking such a decision is that candidates who could not be shortlisted resorted to agitation in the house of the Chief Minister Haryana, which weighed in the mind of chairman of the commission to call all the eligible candidates for interview, which again is not justified. मेरा कहना है कि मेरे हाथ में क्या है, जब हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है। हाई कोर्ट डिसीजन लेकर के बत्रा जी आखिर पीटीआई पार्ट सुन तो लो ना, पीटीआई इज वर पार्ट ऑफ द नहीं, जब एक विषय हाउस के अंदर आया है उसको बार बार उठाने का फिर क्या है, जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया तो अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया इतना दोबारा हाउस में उठाने का क्या मतलब? इतना भयंकर लिखा है, इसको मैं सारे को पढ़ता हूं तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो वहीं तक खत्म कर दिया कि उनकी नौकरी खत्म की। इससे आगे भी सुप्रीम कोर्ट बढ़ सकता था, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा भगवान जाने। यही स्थिति आर्ट एंड क्राफ्ट की हुई। आर्ट एंड क्राफ्ट में भी हाई कोर्ट ने वैसा डिसीजन दिया
और सुप्रीम कोर्ट ने उसके साथ उसको क्लब किया कि जो डिसीजन पीटीआई का हमने दिया है वही डिसीजन आर्ट एंड क्राफ्ट के ऊपर लागू होता है। आर्ट एंड क्राफ्ट के ऊपर भी देयर आर बेसिक डिफेक्ट्स इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, as the commission had not been working as a multi-member body, there was no decision taken by the commission as such. The entire decision making was by the chairman individually in consultation with the secretary of the commission. No criteria was laid down for selection before and immediately after the advisement was issued. Rather, the criteria on the basis of which the selections are sought to be justified was tailor-made. Tailor-made का मतलब पहले सूची बना के दे दी गई, इसके हिसाब से क्राइटेरिया बना दो। ये आर्ट एंड क्राफ्ट के उस डिसीजन में कोर्ट ने लिखा, मैंने नहीं लिखा है। अब मैं अगली बात पर आता हूं। आर्ट एंड क्राफ्ट के पेपर में आया कि एक एग्जामिनेशन हॉल में पेपर अलग था, बाकी जगह अलग था। वो भी विषय, सारा विषय क्लियर भी है और इसका लेटेस्ट बता देता हूं। लेटेस्ट इसका एक डिसीजन कल ही अनाउंस हुआ है, और कल जो अनाउंस हुआ है तो जिन्होंने शिकायत की थी उसको सेट असाइड कर दिया हाई कोर्ट ने। किसी ने जाना होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। हुआ क्या था? हुआ यह था कि पहले क्वेश्चन पेपर बनते थे, ढूंढने वाले ढूंढ भी लेते हैं क्वेश्चन पेपर कहां बना है। ये शिकायतें लगातार मिल रही हैं, हमको भी मिल रही हैं, पहले वाली भी मिलती हैं, लेकिन उसको चेक कैसे करना। कमीशन ने एक सिस्टम बनाया कि हम दो सेट बनाएंगे, एक ग्रीन डब्बे में होगा और एक रेड में होगा, बोथ रेड एंड ग्रीन। उन दोनों डब्बों को भेजेंगे, 2 सेट होंगे। दोनों का पहले जो एग्जामिनर होते हैं, चीफ एग्जामिनर, उसकी वो करा लेते हैं उसकी इक्वलाइजेशन, कि दोनों की मार्किंग एक जैसी हो, कोई ज्यादा मुश्किल ना हो, आसान ना हो। लेकिन दोनों में से कौन सा खुलेगा ये एग्जामिनेशन में भी किसी को पता नहीं होता। सिर्फ जब एग्जाम शुरू होना होता है उससे आधा घंटा पहले वहां का जो एग्जामिनर होता है उसको बताया जाता है, मैसेज दिया जाता है कि इस रंग का डब्बा खोलो, उसमें जो निकलेगा उसका पेपर करा लेंगे, दूसरा बंद होकर के वापस चला जाएगा। यही हुआ। Brown envelope, all of the brown packets are packed in box with packing material, writing material, pen, etc. And thereafter these boxes were wrapped in red and green color sheets with red and green tape. All these boxes, both red and green, were delivered in the treasury before the examination in the district headquarters where the exam was to be held with red and green boxes. कुल मिला के उन्होंने फिर उसको खोल दिया कि आप लोग जो है ग्रीन बॉक्सेस खोल दो। ये आधा घंटा पहले उनको बताया। लेकिन एक एग्जामिनेशन सेंटर पर उस को एग्जामिनर की गलती है, सेंटर सुपरिटेंडेंट की। उसने सुनो ना अभी उसकी गलती है, लेकिन उसमें कहीं आप जो कह रहे हैं उसका जवाब दे रहा हूं मैं। पेपर 2 टाइप के भेजे गए हैं। सेंटर एक मैसेज आधा घंटा पहले भेजता है यहां से यूपीएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से। उन्होंने भेजा कि हाँ इसको आप लोग ग्रीन को खोल दो, लेकिन उस सेंटर पर गलती से ग्रीन की बजाय रेड खोल करके बैठ गया। अब पेपर अभी उसका एग्जामिनेशन रिजल्ट भी आया नहीं है, और उसमें जो ये कहा गया कि वहां एक ही जगह के स्टूडेंट थे, वो भी गलत है। उन्होंने चेक करके मुझे जो बताया है कि डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द स्टेट, ये आप एक बार मुझे अगर इसका कंफर्म कर दें कि वहां कितने बच्चे थे और किसी एक सेंटर के थे, तो वो एक्शन अलग हो जाएगा। वो सिलेक्टेड वो नंबर थे, मैं कह रहा हूं उन्होंने बता दिया कि वो नहीं थे, वो सारे हरियाणा के हैं, वो सिलेक्टेड नहीं है, सारे हरियाणा के हैं। उसमें छांट के लिए वहां मैं कह रहा हूं हरियाणा के वो सारे एट रैंडम जम्बल्ड कंप्यूटराइज तरीके से वो वहां जाते हैं। अब मान कोई कहीं से कोई तो होगा ही वहां, और कोई अगर ये कह दिया जाएगा वो तो बड़े छांट के वहां लाए गए थे। और ये जब मान लिया गया है और इसके बाद आज भी अभी उनका रिजल्ट निकला नहीं है, उसके बाद उस कोर्ट ने ये कहा कि ये जो आप लोग लेके आए हैं इसका सारा विषय, ये केवल एक शब्द प्रयोग किया कि केवल अंदाजे के ऊपर आप ये सब कर रहे हैं, इसके हिसाब से इसका निर्णय नहीं आएगा, तो इसलिए उसको उन्होंने जो है रिजेक्ट कर दिया। और दूसरा, वो जो व्यक्ति है जिससे गलती हुई है, पेपर सबका हो गया, उसमें कोई गलत नहीं है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। जिसने गलती की उसको सस्पेंड कर दिया गया, ऐसा नहीं कि कोई उसको बख्श दिया गया है। तो इसलिए ये एक व्यक्ति की गलती है और इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई है एज पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एंड एफिडेविट हैज बीन गिवन टू द हाई कोर्ट, और उस हाई कोर्ट में सारा उन्होंने लिख करके दे दिया है। एक विषय आया ग्राम सचिव का।
ग्राम सचिव में एग्जाम हुआ। एग्जाम होते ही तुरंत ही जानकारी मिल गई कि इसके अंदर इसकी जो आंसर की है उसको किसी एक ढंग से प्रोक्योर किया गया है, वहां स्टाफ के अंदर से किया गया और उसको सारे प्रदेश में जो लोग इस गैंग में थे उन गैंग के माध्यम से वो की आंसर चली गई है। और जब चली गई है तो उसका शाम तक ही रिपोर्ट मिल गई है और शाम तक जो रिपोर्ट मिली है तो हमने उन लोगों को कहा इनका एक्शन क्या हो सकता है, आप सुझाइए। उसमें कई एक्शन थे कि भी एक बार चेक कर लेते हैं कितने से पास होते हैं, कितने फेल होते हैं, जहां जहां की गई है वो आंसर की उसका कितने लोगों ने नकल की, कितने नहीं की। अल्टीमेटली एक सख्त मैसेज देने के लिए ये काम गलत है और जो कल्प्रेट है उनको पकड़ो, उनके खिलाफ कार्रवाई करो और इस पेपर को रद्द करो। उन्होंने कहा 35 करोड़ का खर्च आएगा। हमने कहा 35 करोड़ सरकार देगी, लेकिन गलत ढंग से कोई भी सिलेक्शन ये हमको मंजूर नहीं है। हमें तो सिर्फ 35 करोड़ रुपए का खर्च देना है ना, बाकी कमीशन का काम है। कमीशन निर्णय ले, उनका कि आप 35 करोड़ देते तो हम इसको कैंसिल करेंगे, दोबारा कराएंगे। हमने कहा कराइए और एफआईआर लिखी गई। उस एफआईआर में आज अलग अलग जगह 7 एफआईआर, 3, 3, 6, 8 एफआईआर हैं और इन 8 एफआईआर के अंदर 50 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। 19 अभी भगोड़े हैं जिनको अरेस्ट किया जाएगा। ये इतना बड़ा गिरोह निकला है और इसमें एक चौंकाने वाली बात है, ये गिरोह एकदम पैदा नहीं होते हैं। ये कहीं ना कहीं साइबर क्राइम के जो खेल खेलने वाले लोग ये बहुत ऊपर तक जुड़े हुए रहते हैं। हमें कुछ चीज ध्यान नहीं है, अलग बात है, ध्यान आ जाए तो बख्शा नहीं जाएगा। ये मनोहर लाल की सरकार है। एक विषय हमारे बत्रा जी ने ये उठाया था कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के मामले में एक पंचकुला में एफआईआर हुई है। उस पंचकुला के एफआईआर की जानकारी मैंने मंगा ली है। इसमें भी धाराएं बहुत लगी हैं, लेकिन उसमें क्या करते थे वो, एग्जाम हुआ, उसका जब रिजल्ट तैयार करते हैं उस रिजल्ट को वो कैसे ना कैसे प्रोक्योर करते हैं और जो हाईएस्ट मेरिट के हैं उन लोगों को संपर्क करने का काम करते हैं कि तुम्हारी सिलेक्शन करा देंगे और अंदर अंदर खेल चलते हैं। अब उसमें मेरिट में अंतर नहीं है, लेकिन ये धोखा तो है ना कि जो मेरिट में है उससे भी पैसे बटोरने लग गए। अल्टीमेटली वो गैंग पकड़ा गया है। इसके अंदर भी 9 लोगों का नाम है और इसमें सारे लगभग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के कर्मचारी हैं। ये सब 9 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके इनको सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। In this case, High Court has given, Justice Kuldeep Singh has given an observation that इसके अंदर, इसके पूरे स्कैंडल के अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। इवन जो कमीशन के मेंबर्स हैं, चेयरमैन हैं, वो भी इन्वॉल्व हैं। वाई सीबीआई इंक्वायरी शुड नॉट बी इंस्टीट्यूटेड। आपने वहां पर उसको जैसे भी मैनेज किया, उसके बाद उसकी इंक्वायरी के बाद जो एसआईटी बनी, एसआईटी बीच में एक ऑब्जर्वेशन ये आई कि 3 आईपीएस ऑफिसर जो हो वो उसको एसआईटी की इंक्वायरी करें। आप मुझे सब कुछ कटल कर दिया। उसी के अंदर आपने चेयरमैन को भी सस्पेंड किया। उसी के अंदर जो उनके मेंबर्स थे उनके फोन नंबर भी साथ में कॉल आए। एवरीथिंग इन इन्वेस्टिगेशन, बट इट्स नॉट ए फेयर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि आपने चेयरमैन और मेंबरों को सेव करना था, इसलिए उसको स्कटल कर दिया। देखिए, एसआईटी गठित हुई है। कहीं एसआईटी में जिस प्रकार की आप बात बता रहे हैं कोई ऐसा विषय नहीं है। अगर ये कहीं कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स पर जाएगा, इसकी जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि उस सिलेक्शन बॉडी को, जो हमारे सरकार के लोग सिलेक्शन बॉडी में वो काम करते हैं, वो उनको अच्छे प्रकार से देख करके उनके सारे सिस्टम को देख करके सिलेक्ट करते हैं कि कौन आदमी कैसा है। अगर उस सिलेक्शन में कहीं को दोषी पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन एसआईटी में जो आप बता रहे हैं ये गलत तथ्य है। जो एसआईटी के अंदर नाम आए हैं वो मैंने बता दिया। उसमें एक असिस्टेंट कैशियर गोपनीय शाखा, एक लिपिक एचएसबीपी, एक प्राइवेट ठेकेदार, एक गोपनीय शाखा का एसएससी का असिस्टेंट है, फिर आईटी विंग का डीसी रोड पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, एक हरियाणा सिंचाई विभाग का सिविल सचिवालय चंडीगढ़ का अटेंडेंट है। ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं ये इसमें मिले हैं, उनको सबको अरेस्ट कर दिया है। ऐसी कोई चीज जो हम स्वयं जिसका एक्शन न ले सकें, जो हमारे, मुझे लगता है कि हमारे घर के अंदर कोई गड़बड़ कर रहा हो, उसका काम होता है हम सीबीआई को दें कि हमारी अपनी फोर्स पर हमको भरोसा नहीं है। हमको हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के ऊपर भरोसा है। जब तक ये भरोसा है तब तक हम किसी बाहरी एजेंसी को देने का कोई कारण नहीं है। क्यों देंगे?
आज भी इस विषय में और सख्ताई की जरूरत है, क्योंकि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नकल मार के जो काबिल बच्चा हो रह जाता है, नकल से आगे निकल जाता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट में थोड़ा और सख्ताई से इस पर पेश किया जाए। में मापदंड चेंज करके जो 2015 में हुई थी और 18 के अंदर उनको फिर रद्द कर दिया, वो भी तो बाहर फिर रहे हैं वो बच्चे, उनका क्या हुआ? देखिए, वो भी कोर्ट का डिसीजन हुआ है। हुआ क्या कि जो स्पोर्ट्स पॉलिसी पहले जो बनी हुई थी 2015 की कौन सी थी, उस पॉलिसी में जो स्पोर्ट्स का जो ग्रेडेशन की जो उनकी सर्टिफिकेट दिया जाता था, उसके पैरामीटर अलग थे। बाद में जो 2018 की स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी, उसमें ग्रेडेशन सर्टिफिकेट पर थोड़ा सा पारदर्शी तरीके से, एक जेन्युइन तरीके से सर्टिफिकेट मिले। पहली वाली पॉलिसी में लूपहोल्स थे, जिसमें कोई भी ग्रेडेशन सर्टिफिकेट बना करके, हमारे पास ये भी खबर है कि 2-2 लाख रुपया लेकर के उन्होंने अपने ग्रेडेशन सर्टिफिकेट बनवा लिए, और एक नहीं बहुत बने। अरे वही सुनो ना, सुनो तो सुनो 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 किसका नहीं, ग्रेडेशन सर्टिफिकेट जब गलत बन गए, जब ग्रेडेशन सर्टिफिकेट गलत बन गए, तब ये विषय कोर्ट में गया। तब कोर्ट ने ये कहा है कि नहीं, क्योंकि भर्ती नई स्पोर्ट्स पॉलिसी के बाद हुई है भर्ती, इसलिए आप इसको बाद की जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है उसके अनुसार भर्ती करो। जो रिजल्ट निकाला गया था, जिसमें पहले वाले बाद वाले सब मिक्स कर दिए थे, तो जो पहले वाली पॉलिसी के हिसाब से क्वालिफाई करते थे, उनको यही कहा गया कि अगर आप बाद वाली पॉलिसी में क्वालिफाई करते हैं, कि स्पोर्ट्स पर्सन तो लगातार अपना आगे काम भी करता है, उसका ग्रेडेशन सर्टिफिकेट बदलता भी रहता है। अगर नई ग्रेडेशन पॉलिसी में स्पोर्ट्स का ग्रेडेशन सर्टिफिकेट उसका होगा, तो वो सिलेक्टेड माना जाएगा। जिसके बाद नई स्पोर्ट्स पॉलिसी का ग्रेडेशन सर्टिफिकेट नहीं होगा, पुराने के हमने सारे रिजेक्ट किए। आपने टीजीटी की सिलेक्शन की, टीजीटी की पोस्टें निकली, संस्कृत की, पीजीटी इंग्लिश की पोस्टें निकली, 600 कुछ पोस्टें तो संस्कृत की थी, 1000 कुछ पोस्टें इंग्लिश की पोस्टें थी। 2015 के अंदर एडवर्टीजमेंट हो जाती है, एग्जाम 2016-17 के अंदर हो जाता है। उसके बाद अब उस सारे के कोर्ट में मामला चला जाता है। कोर्ट ने फैसला आज करना है, आप एकदम उसको पोस्टों को विड्रॉ कर लेते हैं। उन बच्चों के फेट का क्या होगा कि जो 2015 में अप्लाई किया और 2020 में उसमें आप एज बढ़ाते रहेंगे, इनको दोबारा मौका देते रहेंगे। दिस इज मॉकरी ऑफ द सिस्टम। This is incompetence of the Subordinate Service Commission. This is not a one example. There are many examples. आपने 1500 पोस्टें एक ओपिनियन एलआर की लेके अपना एजी की लेके 15 पोस्टें आपने। बत्रा जी बता रहा हूं, नहीं दोनों केस बता रहा हूं, बैठिए। एक नहीं है, ये दो जैसे होता है उतने लेवल के ही है। क्लास ए के नहीं है, उसमें क्लास बी के नहीं है, सरकारी नहीं है, कौन इसमें आपको बताएगा? तो इसका जरूर ध्यान रखें। नई भर्ती में देखिए, क्लास सी और डी, इसमें हर विभाग अपनी अपनी नौकरी निकालता है। किसी को 200 चाहिए, किसी को 500 चाहिए, 1000 चाहिए, 2000 चाहिए, लाखों आदमी अपियर होते हैं। हमने एक प्रावधान किया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। उसी रजिस्ट्रेशन के आधार पर एक बार वो एग्जाम देंगे, एक फीस लगेगी, 500 रुपया जनरल का, 200 रुपया एससी का, और उसमें 3 साल तक वो मेरिट उनकी मान्य रहेगी। उस 3 साल में जिसको जरूरत है, विदाउट इंटरव्यू ग्रुप डी, वो उसमें से मेरिट के हिसाब से लेते रहेंगे। साल भर में जितनी रिक्वेशन है वो डिपार्टमेंट को, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को देंगे। वो मेरिट वाले ऊपर लेकर के उनके ऑप्शन पूछेंगे कि इस डिपार्टमेंट में जाना है, आप जाने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। तैयार है तो मेरिट के हिसाब से भेज देंगे। एकदम सरल सिस्टम बना दिया है। ऐसे ही ग्रुप सी में डिपार्टमेंट के हिसाब से रिक्वेशन में जो ऊपर के 3 गुना लोग हैं, उनको 100 आदमी चाहिए, तो मेरिट के ऊपर के 300 लोग, उनका एग्जाम ले लो, उसमें से 100 लोग सिलेक्ट कर लो। किसी भी एग्जाम के लिए जो लाखों आदमी बार बार फॉर्म भरते हैं, बार बार एग्जाम देने के लिए बसें, ट्रेन, अपने वाहन भर के सारे प्रदेश में घूमते हैं, उस समस्या में से हल निकाल दिया है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक ही लाभ ये दिया जाएगा। एक रोजगार का अंतिम विषय, ये जो बार बार कहा जाता है कि रोजगार जो है, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। एक बिंदु में तो हमारे एक वक्ता ने कहा कि वो क्या संस्था है, CMI,
सीएमआई में 42%, 43% का वो जो आंकड़ा दिया जाता है, 42-45% बता रहे थे आज उन्होंने। हाँ, मेरा ये कहना है कि देखिए उस आंकड़े के अंदर कोई भी तथ्य नहीं है। इसलिए नहीं है, एक तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अपने टाइप से सर्वे करती रहती है और उसमें छापती रहती है। ऑथेंटिक जो सर्वे है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, इसका सर्वेक्षण होता है। नेशनल सांख्यिकीय संगठन क्या है? स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही सर्वे करते हैं। हाँ, और इसके अंदर जो लेटेस्ट जनवरी से मार्च 2020 का जो उनकी रिपोर्ट आई है, मार्च 2020 में जो छपी है, एक साल पहले, उसके अंदर 7% जो हमारी ये बेरोजगारी दर दिखाई गई है, 7%। और एक आंकड़ा बताता हूं आपको, 7%। और इसके भी एक आंकड़ा आपको बड़ा मजेदार बताता हूं। हम लोग, अरे मैं वही कह रहा हूं, 2 से 7 तो क्यों थी। अब अगली बात मत खोलो। अगली बात यह है कि जो सीएमआई का एमडी है, वो एमडी गुजरात का एक कोई शाह है और वो कांग्रेस का पदाधिकारी है। हम आपको बिल्कुल रिकॉर्ड पर कह रहा हूं, नहीं आप चेक करा लीजिए। और वो कांग्रेस का पदाधिकारी है। उसने किस स्टेट की क्या बेरोजगार दिखानी है, अब उसका बड़ा काम है, वो करता रहे। हमने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी है। नहीं, चैलेंज मुझे क्यों करना है? मुझे प्राइवेट आदमी, उसकी कौन सी ऑथेंटिसिटी है? उसकी कोई भी प्राइवेट आदमी मान नहीं रहे। जब हम मान नहीं रहे क्यों चैलेंज करेंगे? उसके कौन सा बंधन है हमारे ऊपर? प्राइवेट संस्था है, कुछ नहीं, कोई प्राइवेट आदमी कोई काम कर सकता है, हमें कुछ नहीं करना उसे। हमने तो चैलेंज ये कर दिया, आप लोग नहीं, हमने आपको चैलेंज कर दिया कि उसका पुराना जो इतिहास उठा के देख लो कि क्या वो कभी कांग्रेस का पदाधिकारी, आज क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन पिछले सालों में नहीं, वो तो कोई बन सकता है। लेकिन उसका डिजाइन, उसका जो मेथड है, वो शुरू में 2%, 3% दिखाता रहा और जैसे ही बीजेपी सरकार आती है वो 28%, 30%, 34%, 24% इसमें आ जाता है। जैसे आप कह रहे हैं, और वो यहां नहीं, वो खेल बाकी मैं तो आपको ऑथेंटिसिटी, जैसे आप कह रहे हो तो गुजरात का है, कांग्रेस का पदाधिकारी है, तो हाईएस्ट जो है अनएम्प्लॉयमेंट गुजरात में दिखाएगा, वो हरियाणा में क्यों दिखाएगा? नहीं, हरियाणा में भी दिखाएगा। नहीं, मैं आपको अगला अगला आंकड़ा और बताता हूं, बात खत्म करता हूं। मैं एक आपको अगला आंकड़ा बताता हूं, फिर बात खत्म करता हूं। देखिए, आजकल हमने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है और वो प्रोजेक्ट है परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र में संयोग से इस समय 58 लाख परिवार रजिस्टर हो चुके हैं। 2 करोड़ से ऊपर लोग अभी हैं उसमें, 8-10-15% बाकी हैं, वो करेंगे धीरे धीरे। उसमें 2 करोड़ से ऊपर लोगों में से जो 19 वर्ष, 18 वर्ष से और 60 वर्ष के जो लोग हैं, उनका सबका कौन क्या करता है? खेती करता है, दुकान करता है, नौकरी करता है, सरकारी है, प्राइवेट है, सबका आंकड़ा है। हाउसवाइफ का अलग है। उसके अंदर बेरोजगार अपने आप जिन्होंने डिक्लेयर किया है वो 6 लाख का आंकड़ा है। जिन्होंने अपने आप बेरोजगार डिक्लेयर किया, हमारे पास उसका लिखित है, हमने नहीं किया। अरे भैया, खेती वाला वो अपने आप को बेरोजगार कहेगा तब तो मान लेंगे, जब वो खुद ही नहीं कहता मैं कैसे मानूंगा? और आपने अगर खेती वाले उसमें जोड़ेंगे, दुकानदार उसमें जोड़ेंगे, बाकी अपना छोटा मोटा काम करने वाले जोड़ेंगे, तो बेरोजगार तो फिर सारी दुनिया है। एक्सचेंजेस हैं, उसका वो मंगा लो, स्टैटिस्टिक्स क्या है? वो उस आंकड़े का बता देता हूं। एक डिस्ट्रिक्ट से 11 उस आंकड़े का बता देता हूं। आज से 20 साल पहले अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा जो लिखा जाता था, आज तक, अब ये सिस्टम का एक दोष है, वो पहले भी चल रहा था, आज भी चल रहा है। उनके यहां सिस्टम किसी को काटने का नहीं है। जो को एम्प्लॉयमेंट लिखवा जाए वो अनएम्प्लॉयड है। 18-20 साल से चल रहे हैं वो। लेटेस्ट तो हमने अब शुरू कर दिया ना, लेटेस्ट तो हमने परिवार पहचान पत्र में एक से पूछना शुरू कर दिया, उसका वेरिफिकेशन कराएंगे। और इसके बाद अगला बता देता हूं, हमने जितने पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट +2, इनको कहा कि आप सक्षम युवा में रजिस्टर कराओ। आपको 3,000 रुपया और 1,500 रुपया जो रेट है हमारा, वो तो देंगे बेरोजगारी भत्ता, साथ में 100 घंटे का काम देंगे, उसका पैसा अलग देंगे पर घंटा। एक पोस्ट ग्रेजुएट को 9,000 रुपया 100 घंटे का, ये आज हम देते हैं। इसमें भी कुल मिलाकर के 1.25 लाख लोग ही हैं, इससे ज्यादा इसमें भी नहीं आए। जो लोगों को ओपन करते हैं, आओ तो सही। जब 3,000 नहीं, 9,000 के लिए तो आएगा। अगर वो बेरोजगार है
मैं क्यों सरकारी दूंगा? मेरे पास सरकारी आप पैदा करोगे तो हम दे देंगे। सरकारी जितना है उतना ही है। जिसने जो बेरोजगार है उसको 9,000 रुपया चाहिए और उसका आउटसोर्सिंग का भी काम नहीं है। ये तो एक काम दे करके मुफ्त में ना दिया जाए उसको लगे कि मैं कुछ काम करे ले रहा हूं, इसलिए 9,000 रुपया उसकी जेब में डाल रहे हैं, अपना खर्चा कर ले, अपने आप को आगे बढ़ा ले। ये डोमिसाइल का विषय हमारे बलराज कुंडू ने भी उठाया था, ये विषय मैंने बता दिया उसमें। अध्यक्ष जी, विषय तो मेरे पास और बचे हैं, लेकिन जो कि 7-27 हो गए हैं, मैं तो इतना ही एक चर्चा करूंगा। नहीं, अब कल भी तो मुझे बोलना, परसों भी बोलना, चिंता मत करो, है मेरे पास समय। कुल मिलाकर के देखिए, तनाव में नहीं रहना चाहिए, तनाव मत रहा करो। गीता में लिखा है 16वां अध्याय का पहला श्लोक, नहीं मुझे कोई तनाव नहीं होता, मैं बिना तनाव के ही चलता हूं। इसलिए आपको तनाव होता क्यों है मैं आपको बताऊं। आपको तनाव होता क्यों है, आपको तनाव होता क्यों है, मेरी एक बात सुन लीजिए, मैं विषय खत्म कर रहा हूं। खुद की फिक्र अक्सर तनाव देती है, खुद की फिक्र अक्सर तनाव देती है, दूसरों की फिक्र करके देखिए लगाव देती है। धन्यवाद। प्रश्न है कि राज्यपाल महोदय, एक छोटी अमेंडमेंट है। राज्यपाल महोदय ने जो भाषण हालांकि सरकारी छाप के देती है, उन्होंने तो उसमें कुछ किया नहीं, लेकिन पढ़ा हुआ जो माना गया है उसमें एक गलती ध्यान में आई है, और वो गलती भी मैं धन्यवाद करता हूं हमारे वरुण चौधरी जी का। बैठे? हाँ, उन्होंने ध्यान कराई है कि पैरा नंबर 153 में गवर्नर के एड्रेस में ये लिखा गया कि जो पुलिस के लिए हम जो गाड़ियां खरीद रहे हैं, वो गाड़ियां 600 गाड़ियां खरीदने का ऑर्डर दे दिया गया है, जबकि उसमें सच्चाई ये है कि वो गाड़ियां खरीद ली गई हैं। तो इसलिए इतना संशोधन करके, और हम इसको, हाँ, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक कहें तो हम इसको इस ढंग से पढ़ेंगे। 153, मेरी सरकार ने इस प्रयोजना हेतु पुलिस विभाग के लिए 630 वाहनों को खरीदने का कार्य पूर्ण कर लिया है। ये इसमें लाइए। धन्यवाद। प्रश्न है कि राज्यपाल महोदय को एक समावेदन निम्नलिखित शब्दों में पेश किया जाए कि इस सत्र में इकट्ठे हुए हरियाणा विधानसभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यंत कृतज्ञ हैं जो उन्होंने 5 मार्च 2021 को दोपहर 2 बजे सदन में देने की कृपा की है। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव पारित हुआ। मोशन मान करके, और ये सरकार के प्रति